हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्रॉस एडुकेयर के इस बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा था? आवेशों के कुछ गुण पढ़े थे, ठीक है ना। आवेश होता क्या है, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जनरली थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने देखा था। सेकेंड में हमने पढ़ा था चालक किसे कहेंगे और कुचालक किसे कहेंगे। थर्ड लेक्चर बच्चों आपके लिए आया हुआ है, जिसके बेसिस पे हम लोग समझने वाले हैं कूलाम के नियम क्या हैं। कूलाम, सबसे पहले कूलाम ने बोला कि जिन वस्तुओं पर आप आवेश के बारे में बात करने जा रहे हैं या आवेशों के बीच में फोर्स के बारे में या बल के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम सारे के सारे वस्तुओं जो भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे उन सभी वस्तुओं को बिंदु द्रव्यमान के मानेंगे कि सबका द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित है। तो उसे बोल दिया जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट मास और हिंदी में बोलते हैं क्या? बिंदु द्रव्यमान, ठीक है ना। पॉइंट मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु द्रव्यमान। क्लियर है ना। तो कूलाम ने बोला कि आप दो पॉइंट मास ले लीजिए, दोनों पॉइंट मास का मतलब हमने हिंदी में बता दिया बिंदु द्रव्यमान। दो पॉइंट मास ले लीजिए और दोनों को एक निश्चित दूरी पर रख दीजिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दीजिए, एक निश्चित दूरी पर रख दीजिए। तो कैसे एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाएगा और कैसे दूसरा वाला पहले वाले आवेश पे बल लगाएगा, इस चीज़ की गणना कैसे करेंगे, इस चीज़ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको हमने कहाँ पे सीखना है? कूलाम के नियम में सीखना है। तो चलिए हम थोड़ा सा इनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कूलाम ने बेसिकली कहा क्या। दो बिंदु आवेशों के बीच बल, दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, उसको किस नाम से जानेंगे बच्चों? स्थिर विद्युत बल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं बच्चों। दो बिंदु आवेशों के बीच बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये Q1 और Q2 आवेश है आपके, ठीक है। इन्होंने कहा कि यार देखो, अगर दोनों पे एक समय मान लीजिए सेम नेचर के चार्जेस है, यानी कि पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है बच्चों, पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये है, ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो ये वाला धन वाला चार्ज इसको धकेलेगा इधर, और ये वाला Q2 वाला जो आवेश है बच्चों, Q1 आवेश को किधर धकेलेगा? इस दिशा में धकेलेगा। इसे बोलेंगे, इसे लिखते कैसे, देखना जरा ध्यान से बच्चों। लिखते हैं फोर्स यानी कि बल, किस पर? दूसरे आवेश पे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसको पढ़ेंगे या हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे बच्चों? यानी कि जो दूसरा वाला आवेश है उस पे बल कौन लगा रहा है? Q1 आवेश लगा रहा है। यानी कि सेकेंड वाले दूसरे वाले आवेश पे पहले वाले ने जो फोर्स लगाया, ये उसका दिशा है और ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मतलब वो डायरेक्शन इधर होगा, दिशा इधर होगा। वहीं पे जो दूसरा वाला आवेश है पहले वाले आवेश को किधर धकेलेगा बच्चों? इसको ऐसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 पढ़ेंगे, अंग्रेजी में ऐसे पढ़ेंगे। हिंदी में आप बोलेंगे पहले वाले आवेश पर बल दूसरे वाले आवेश की वजह से जो आएगा उसकी दिशा ये होगी, और मैग्नीट्यूड अभी हम निकालेंगे, यानी कि परिमाण अभी हम निकाल लेंगे। ये जो परिमाण है, परिमाण को अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये कैसे आया? यहाँ पे क्या लिखा गया है? उन आवेशों के परिमाण यानी कि परिमाण के गुणनफल के सीधे अनुपातिक। सीधे अनुपातिक का मतलब होता है बच्चों, लिखते हैं फोर्स, चाहे जिसको निकाल लीजिए, इन दोनों आवेशों के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अनुपातिक का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुपातिक का मतलब वो होता है फोर्स इज द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। यानी कि परिमाण का मतलब यहाँ लिखा हुआ है गुणनफल, यानी कि दोनों आवेशों का जो गुणनफल है, यानी कि Q1 इंटू Q2, जो इन दोनों आवेशों के बीच में बच्चों फोर्स लग रहा है, ये इनके मैग्नीट्यूड के। परिणाम का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड। यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के, है ना। ये पहली बात इन्होंने बताई। और यहाँ पे लिखा है और उनके बीच की दूरी के वर्ग। ये दूरी क्या है इन दोनों के बच्चों बीच में? R हमने माना है। इस दूरी का जो वर्ग होगा यानी कि स्क्वायर होगा, यानी कि R स्क्वायर जिसे आप बोलेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत क्रमानुपाती होता है। व्युत क्रमानुपाती का मतलब इसे बोलते हैं इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो बल होगा वो व्युत क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के, यानी कि आर के वर्ग के। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा इक्वेशन आप बना सकते हैं, दूसरा समीकरण बना सकते हैं। पहले और दूसरे समीकरण के बेसिस पे आप लिख सकते हैं बच्चों, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। यहाँ से बच्चों ये जो चिन्ह है इसे क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि जो यहाँ पर कूलम्ब्स का ये फोर्स कांस्टेंट कहलाएगा। इसको आप ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। क्लियर है ना। अब इस K का जो मान होता है वो क्या होता है बच्चों, इसको हम अगर ये दोनों आवेश बच्चों कहाँ पे रखे हैं, फ्री स्पेस में रखे हैं। कहाँ पे रखे हैं, फ्री स्पेस में रखे हैं, यानी कि हवा में रखे गए हैं या जहाँ पे कोई और मीडियम ना हो। ठीक है, तो इसे आप बोलेंगे अगर ये फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, कहाँ पे, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं या एयर में रखे हुए हैं, या आप इसे कह सकते हो वैक्यूम में रखे हुए हैं। अगर ये फ्री स्पेस में, एयर में या वैक्यूम में चार्जेस रखे हुए हैं बच्चों, या आवेश रखे हुए हैं, तो इस जो K का मान होगा, K को फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। K का जो मान होगा बच्चों क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे पढ़ते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये आ गया फोर्स का मान। ठीक है, F बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे आगे जरा देखिएगा, यह बल सदैव दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों केंद्र का मतलब ये हो गया, मान लीजिए Q2 का केंद्र और ये हो गया Q1 का केंद्र, तो इसको आप सेंटर को C1 से लिख दीजिए और इस सेंटर को C2 से लिख दीजिए। इस केंद्र को C1 से, इस केंद्र को C2 से लिख दीजिए। तो ये जो फोर्स होता है बच्चे, ये हमेशा इसी सेंटर को, दोनों चार्जेस के केंद्र को, दोनों आवेशों के केंद्र को जोड़ने वाली जो लाइन है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल लाइन। ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल लाइन, यानी कि दोनों के केंद्रों को जोड़ने वाला जो लाइन है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल लाइन। ठीक है, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल लाइन। ये जो दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा है उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल लाइन। क्लियर है ना, समझ में आया। तो ये जो आखिरी का लाइन लिखा है ये बता रहा है कि जब एक चार्ज, एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाएगा तो बेसिकली इसी लाइन के दिशा में लगाएगा। चाहे इस लाइन मतलब Q1 Q2 को जो अपनी तरफ खींचेगा तो इसी लाइन के अबाउट रहेगा, ऐसे खींचेगा, और जब धकेलेगा तब भी इसी रेखा के पैरेलल चलेगा। क्लियर है ना। तो इन दोनों ही स्थितियों में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो ये इतना कूलम्ब्स लॉ का ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हमने बताया है, यानी कि यहाँ पे सदिश और अदिश राशि के फॉर्म में नहीं बताया हमने, वेक्टर फॉर्म नहीं बताया बच्चों। यहाँ पे इसे बोले मैग्नीट्यूड फॉर्म। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, Q1 Q2 क्या है, दोनों आवेशों का जो चार्ज है या दोनों आवेशों का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट है। आर स्क्वायर क्या है, C1 और C2 दोनों चार्जेस के जो सेंटर हैं उन दोनों के बीच की दूरी है R, उसका स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो F जो फोर्स लग रहा है बच्चों, तो बल लग रहा है, इसे हम बोलेंगे जो 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने लिखा है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर को। बच्चों ये क्या है, इसे हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। यानी कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये क्या है कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत क्रमानुपाती अगर कोई भी फोर्स होता है, कोई भी बल होता है, तो ऐसे बल को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस तरह के लॉ को क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करेगा। चलिए आगे देखें, कूलम्ब का नियम। ये सारी चीजें हमने बच्चों पीछे पढ़ा दिया आपको। अब थोड़ा सा फटाफट देख लीजिए, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, यहाँ थोड़ा सा दिशा गड़बड़ कर दिया है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है बच्चों, दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दोनों पॉजिटिव है मेरे भाई
तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धकेलते हैं, यानी कि धन धन अगर आवेश वाले हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस वाले हैं, तो एक दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या माइनस माइनस दोनों हैं तब भी एक दूसरे को धकेलेंगे। क्लियर है। वहीं पे जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, बच्चों मान लीजिए ये प्लस है और इधर वाला माइनस है, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है। हमने पीछे बताया था कि मान लीजिए ये Q1 Q2 है, तो कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन, इसे बोलते हैं दूसरे आवेश पर फोर्स किसकी वजह से, पहले वाले आवेश की वजह से, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये क्या पढ़ेंगे बच्चों, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पढ़ेंगे। इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, बोलेंगे कि यार पहले वाले आवेश पे दूसरे वाले आवेश की वजह से क्या बल लगा है। इसे लिखते कैसे हैं, F12 लिखेंगे। यहाँ पे दूसरे वाले आवेश पे पहले वाले आवेश की वजह से जो फोर्स आया उसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसे F21 लिख देंगे बच्चों। क्लियर है। दोनों ही फोर्सेस का जो परिणाम है, परिणाम कह रहे हैं, परिमाण है बच्चों, वो सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों ही फोर्सेस का, दोनों ही बलों का जो परिमाण है वो सेम है। चाहे लिखेंगे बच्चों फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका जो मान होगा ये भी आपका आ जाएगा। अगर ये एयर में या वैक्यूम में रखा हुआ है, इसका भी मान 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² होगा बच्चों। इसका भी परिमाण कितना होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर ये भी क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² ही होगा मेरे भाई, ठीक है। दोनों का मान सेम होगा, दोनों फोर्सेस का जो मान है या वैल्यू है वो सेम होएगी, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये देखिए ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, इसे सेंट्रल लाइन भी बोलते हैं, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बोल दीजिए या सेंट्रल लाइन बोल दीजिए। ये सेंट्रल लाइन है, ये भी सेंट्रल लाइन है, नीचे वाला ये दोनों सेंट्रल लाइन है। देख रहे हैं कि दोनों ही चार्जेस में, दोनों ही आवेशों में, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थिति में जो फोर्स है बच्चों इसी रेखा से, इसी रेखा की तरफ लग रहा है, या तो इधर लग रहा है या तो इधर लग रहा है, या तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो इसी रेखा की तरफ लगेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। तो ऐसे फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, पीछे हमने बता दिया। यहाँ पे हमने आपको मैग्नीट्यूड, इसे बोलते हैं, मॉड लगाने का मतलब होता है परिमाण बता रहे हैं, परिमाण, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं दोनों फोर्सेस का, ये बराबर F है, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है भैया, दोनों चार्जेस, दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है उसके वर्ग के, ठीक है ना। और ये सारी कहानी हमने बता ही दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लें यार, ε0 क्या होता है। अंग्रेजी में उसको हम लिख दे रहे हैं, हिंदी में आप देखिएगा, आप जो भी हो। इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं बच्चों। ε0 बराबर क्या वैल्यू होता है, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। क्या होगा बच्चों, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, मात्रक क्या होगा ε0 का, कैसे लिख सकते हैं ε0 को, सोचो जरा यहीं से। ये 1/4π बच्चों, 4π जो है 4π कांस्टेंट होता है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, चार्जेस का, आवेशों का जो यूनिट है हमने पीछे पढ़ा था कूलाम होता है, कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। और R² का मतलब हो जाएगा बच्चों मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ε0 का जो यूनिट आएगा, ε0 बराबर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4π Q1 Q2 बाई F इंटू R²। फोर्स को आप नीचे ले जाइए, F21 इंटू R²। तो बच्चों जो यूनिट आता है ये इसका कोई मात्रक होगा नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं है, 1/4π का कोई मात्रक नहीं है, Q1 इंटू Q2 का मात्रक होता है। तो हम देख रहे हैं Q1 इंटू Q2 का मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर, और नीचे क्या है भैया न्यूटन, और क्या है बच्चों मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया इसका यूनिट, इसे बोलेंगे SI यूनिट। इसका क्या है, ये
एसआई यूनिट आपने निकाल लिया किसका, एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट क्या है बच्चों, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और मान कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यूनिट क्या हमने बताया, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चों बताया हमने यूनिट। क्लियर है। कहीं कहीं इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है, डायमेंशनल फार्मूला को हिंदी में क्या कहते हो आप देख लीजिएगा, कहीं कहीं इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है। ये सारा अभी कूलाम्स लॉ ही चल रहा है ना। हमने क्या देखा, एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात कर रहे थे। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। यूनिट क्या है बच्चों इसका, कूलाम स्क्वायर, मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर है मेरे भाई, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये इसका यूनिट है बच्चों। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल फार्मूला को हिंदी में जरा आप देख लीजिएगा क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला छोटा छोटा सवाल ऐसे भी पूछ लेता है ना। डायमेंशनल फार्मूला बच्चों कैसे लिखेंगे, कूलाम, कूलाम तो हमारा जो चार्ज है ये कूलाम दिया हुआ है, कूलाम A इंटू टी होता है बच्चों इसका डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों क्या होता है, AT होता है, ठीक है। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है यार, AT होता है, ठीक है। न्यूटन का क्या होता है बच्चों, फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चों, चलिए बताइए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चों, M1 ओहो M1 L कैसे होगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चों, M1 L1 T-2 होता है बच्चों, है ना। और डिस्टेंस का क्या होगा, R स्क्वायर का जब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे बच्चों, R यहाँ Q स्क्वायर का अगर कर दें, हम स्क्वायर कर दें बच्चों तो एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, A इंटू टी हो जाएगा, आप देखेंगे हम लोग। R का सिंगल लेंथ का बच्चों L होता है, L इंटू एल कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये A2T2 हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर का, और फोर्स का आपने देख लिया R स्क्वायर का क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये L2 हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे L2, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे, इसका A2T2 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको लिखना हो, अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे यार, डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, A2T2 ऊपर है और नीचे न्यूटन वाला क्या है भैया, सॉरी न्यूटन के लिए क्या लिखेंगे, फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, M1 L1 T-2, R स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, L2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, M1 L1 T-2 L2 है बच्चों, तो ये L यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखिए अगर बेस सेम होता है बच्चों तो ये पावर ऐड हो जाता है। डायमेंशनल फार्मूला नीचे क्या बनेगा, M1 L3 T-2, पढ़ते कैसे, M1 L3, ये 2 है और यहाँ भी 1 है, तो 2 और 1 मिलके क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो M1 L3 T-2, ऊपर सारे चले जाएंगे, कहाँ लिख दिया जाए डायमेंशनल फार्मूला, अच्छा देखते हैं बच्चों, थोड़ा अगर स्पेस हमारे पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया है यार, इसको तुम लोग रट लो, जो करना है कर लो, M-1 L-3, T पे पावर पहले से -2 था, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों, इसको आप लिखेंगे T पे पावर 4 और A2 हो जाएगा यार, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कैसे आया है, मैंने हर एक का इंडिविजुअल निकाल के दिखा दिया, आपको प्रॉपर बता दिया। मुझे जब लिखना होता है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, लेकिन क्योंकि आपको पहली बार पढ़ना है तो आपको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे कैसे, क्या कैटेगरीज कैसे, मतलब कैसे बनाएंगे डायमेंशनल फार्मूला, तो मैंने इसलिए पूरा बता दिया।
यूनिट वहाँ पे निकाला, यूनिट के बेसिस पे चार्जेज और सबका इंडिविजुअल मैंने बता दिया आपको, सबको फिर यहाँ गुणा करके हमने आपको निकाल के दिखा दिया कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान है, जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये उसका मात्रक याद होना चाहिए, एसआई मात्रक है, ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ बात। जब बिंदु आवेश प्रणाली को एक सजातीय ढकता हुआ माध्यम में रखा जाता है, ढकता हुआ माध्यम में रखा जाता है, इसका मतलब ये थोड़ा सा है कि अगर दो अलग अलग मतलब दोनों चार्जेस को बच्चों किसी माध्यम में रख दीजिए, माध्यम का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियम में, किसी मीडियम में रख दीजिए। जब दो आवेशों को किसी मीडियम में रख देते हैं तो ये जो बल होता था, अभी पीछे हमने जो बल पढ़ा है ना, ये वाला बच्चों जो ये वाला जो फार्मूला आया है, ये हमने आपको बताया है, ये कहाँ आया है, फ्री स्पेस में आया है। पीछे हम बता दें आपको, ये फ्री स्पेस में, एयर में या वैक्यूम में आया बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी मीडियम में रख दिया जाए तो मीडियम की स्थिति में क्या होगा, मीडियम में अगर रख दिया जाए तो बच्चों ये मीडियम में मान लीजिए आपने रख दिया, मीडियम मतलब माध्यम में रख दिया, और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, नियतांक बोलते हैं कांस्टेंट को, है ना, डाइलेक्ट्रिक नियतांक जो है बच्चों वो के है। के का मतलब होता है भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। पीछे वाला जो के था वो फोर्स कांस्टेंट था। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या है, यूं के लिखा है, वहीं पे के लिखा है, तो यहाँ पे के बच्चों ये फोर्स कांस्टेंट है। इस के का जो मान होता है, देखिएगा ध्यान से, इस के का मान होता है बच्चों 9 × 10⁻⁹ होता है यार। इसका यूनिट क्या होता है सर, इस के का ये फोर्स कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या है, इसका मान कितना है, 9 × 10⁻⁹ है। इसका यूनिट क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो के यहीं पे रहने दीजिए, फोर्स इंटू r² डिवाइडेड बाई Q1 Q2 करेंगे तो इसका जो एसआई मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलाम स्क्वायर होगा। ये बेटा जस्ट एप्सिलॉन नॉट के जस्ट उल्टा होता है इसका मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आया है, कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर आया है। इसका यूनिट क्या आया है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आया है, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला बच्चों यहाँ पे ये जो फोर्स कांस्टेंट है ये क्या है, इसे आप फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, बल नियतांक। हम इसको अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, आप हिंदी में सुन लीजिए, बल नियतांक बोलते हैं बच्चों। फोर्स कांस्टेंट है, यह है फोर्स कांस्टेंट का जो मान है, जो परिमाण है वो 9 × 10⁹ मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है बच्चों। इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला को क्या बोलते हैं यार, परिमाण करके कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला को कुछ बोलते हैं, आप हिंदी में देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। के का यानी कि जो फोर्स नियतांक है बच्चों, बल नियतांक है, उसका डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट के जस्ट उल्टा होगा। एप्सिलॉन नॉट का हमने अभी निकाल लिया है, देखिए ये एप्सिलॉन नॉट का बच्चों डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिए हैं। बीमीय क्या होता फार्मूला, बीमीय सूत्र या बीमीय फार्मूला होता है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला को बीमीय सूत्र बोलते हैं। आप, मैंने बोला आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। जो बच्चों के का यानी कि बल नियतांक का जो यूनिट बना है, इसका जस्ट उल्टा बना है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर बना है। ऐसे ही जब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखने जाएंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा होने का मतलब जहाँ जहाँ पावर, जहाँ जहाँ इस पर पावर प्लस हो वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा उस पर, यानी कि जो यहाँ पे माइनस हो वहाँ पे प्लस होगा, यानी कि m1 L3 T-4 A-2 हो जाएगा बच्चों। ये बल नियतांक का डायमेंशनल कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला m1 L3 T-4 A-2, A मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम, L का मतलब लेंथ, M का मतलब मास, ठीक है, समझ में आया। ये बच्चों किसका हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट या डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला बच्चों बल नियतांक का हो गया। यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए, यूनिट याद होना चाहिए, ये मान याद होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कूलाम के नियम के बारे में थोड़ा और बात कर रहे थे हम लोग। अगर किसी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक नियतांक के वैल्यू कितनी दी हुई है, के दी हुई है, ये डाइलेक्ट्रिक नियतांक है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है।
मीडियम का मतलब हो गया माध्यम। अगर किसी माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों को रख देंगे बच्चों, जिस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक नियतांक k हो, तो अब दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा उसका मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे खास बात, जब आप मीडियम में रख देंगे तो मीडियम का ये जो नेट मीडियम की वजह से जो फोर्स होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा आगे हम लोग देखेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे इतना ऐसे ही कंजेस्टेड, मतलब बहुत कंजेस्टेड हो गया आपका ये कंटेंट, ठीक है, बहुत गंदा बन गया है, मतलब कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। Fm बराबर क्या है बच्चों, हमने भी देखा है कि ये मीडियम में आएगा, सीधे सीधे ये आएगा F। ये मीडियम में जो बल आएगा बच्चों उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है बच्चों, माध्यम की परमिटिविटी है, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ये गलती से आ गया है। एम स्टैंड फॉर मीडियम, ये एम का मतलब हो गया बच्चों मीडियम। अब देखिए माध्यम की विद्युतशीलता, इसे हम अंग्रेजी में क्या बोल, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता, अंग्रेजी में से क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल रहे थे। हिंदी में अगर आपको बोलना हो तो वैक्यूम को, जो भी मान लीजिए हवा का विद्युतशीलता जो भी कह दीजिए, अंग्रेजी बहुत, हिंदी बहुत टफ है हमारे लिए, तो फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी से अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना, सापेक्ष नियतांक जो भी है, विद्युतशीलता जो भी आप बोल सकते हैं, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हो, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में थोड़ा दिया होता है, हेडिंग वगैरह जो भी कवर करना होता है, ठीक है। सो माध्यम की विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितनी है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। ये लिखा कैसे जाता है, जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन आर बोलते हैं बच्चों। ये रेशियो होता है मीडियम का, किसी भी मीडियम, मान लीजिए ये मीडियम है जिसमें आवेश रखा हुआ है, इसका परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से ये के भी होता है, यही हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक नियतांक की वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बराबर रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों। सो अगर हमको एप्सिलॉन के बारे में बात करना हो, एप्सिलॉन बराबर हम क्या लिखेंगे यार, देखिए यहाँ से इसको गुणा कर दीजिए तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या इसको यहाँ से गुणा कर दीजिए तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। ये दोनों बातें आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता या माध्यम का ढांकता हुआ स्थिरांक। ये ढांकता हुआ स्थिरांक का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मतलब ढांकता हुआ। वाह क्या क्या हिंदी है, बड़ा मजेदार है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो, इसे यही समझो, के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। स्थिरांक को, कांस्टेंट को स्थिरांक बोला जाता है, नियतांक में मैंने बोल दिया उसको कई जगह पे, उसको रियलिटी में स्थिरांक बोलते हैं, है ना। सो अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू रख दूं बच्चों, ये हमारा फोर्स का वैल्यू है, फोर्स इन मीडियम, ये हमारी वैल्यू आई है बच्चों, ठीक है। फोर्स इन मीडियम की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है बच्चों। अगर हम एप्सिलॉन की जगह पे ये वैल्यूज रख दें तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, सूत्र आपका क्या बन जाएगा, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/एप्सिलॉन आर को बाहर ले लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं ये Fm बराबर F डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, या क्या लिख सकते हैं बच्चों, फोर्स जो कि वैक्यूम में था, फ्री स्पेस में था, वो K टाइम्स घट गया। अभी हम इस पे जब सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, अभी तो ये कहानी चल रही है, ठीक है। अरे यार बच्चों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कूलाम्स लॉ के
कुछ बारे में कहानी है, इसको देखिएगा। जैसे हमने जो जो पीछे बातें करी हैं उसको यहाँ समरी बना के लिख दिया गया है, इसको आप लिख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कूलाम का नियम बिंदु या बिंदु जैसे आवेशों के लिए मान्य है, यानी कि अगर बिंदु आवेश के बारे में बात करेंगे तभी कूलाम के नियम को आप आसानी से लगा पाएंगे। अगर कुछ रेडियस हो जाएगा, कुछ त्रिज्या हो जाएगा, और मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट है, भाई ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है जिस पे चार्ज आप आवेश देने की बात कर रहे हैं। अगर आवेश किसी बड़े वस्तु पर आप देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, कुछ ना कुछ लेंथ विड्थ हाइट होगा, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। वहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे कूलाम्स लॉ के हेल्प से, कूलाम के नियम के हिसाब से, तो कैलकुलेशन बड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए कूलाम ने कहा कि सबसे पहले जब आप हम जो बोल रहे हैं उसको अगर सॉल्व करोगे, बल निकालोगे दो आवेशों के बीच में, तो आवेश को सबसे पहले आप क्या मान लीजिए, बिंदु के आकार का मान लीजिए, यानी कि पॉइंट मान लीजिए। ऐसा जब आप करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आसान है, ठीक है। तो आर का जो मान है वो आप आराम से यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन अगर इसका ये बिंदु ना हो के कुछ और हो गया, किसी और, मान लीजिए ये गजब तरीके का ऐसे बॉडी कोई हो गया, अब दोनों के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालोगे, तो यहाँ गलती आएगी बच्चों। इसलिए गलती ना हो उसके लिए सबसे पहले कूलाम ने क्या मान लिया कि भैया दोनों चार्जेस, दोनों आवेशों का जो आकार होना चाहिए वो पॉइंट के या बिंदु के आकार का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बिंदु के आकार को हम मतलब बिंदु क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं ताकि आपका जो कैलकुलेशन हो आसान हो जाए बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो गुणा भाग करने में। यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग पीछे हमने बताया था, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का मतलब हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब क्या हो गया बच्चों, देखे हैं पीछे हमने ये बताया 1/r², फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² को। इसी चीज को बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम या व्युत्क्रम वर्ग नियम बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं बच्चों इसे। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है ना, ये इस चीज को इसका पालन करता है। सीधे सीधे लिखा है यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। सही बात है, हमने पीछे फार्मूला देखा है, दूसरा इक्वेशन हमने देखा था, दूसरा समीकरण यही था। यह सुपरपोजिशन के नियम का भी पालन करता है। अब ये कैसे करेगा ये आगे हम डिस्कस करेंगे। सुपरपोजिशन के नियम का भी पालन करता है। सुपरपोजिशन का नियम क्या है जरा सुन लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक आवेश है जिसका नाम है Q0, इसे पढ़ते हैं Q0। अब अगर आपके पास दूसरा आवेश है जिस पे चार्ज कितना है, जिसके आवेश कितना है बच्चों, Q1। अब यहाँ पे एक आवेश और रख दिया जिस पे आवेश कितना था, Q2 है, एक आवेश और है Q3। ये तीनों आवेश मिलके Q0 पे बच्चों बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर आपको इसको कैलकुलेट करना हो, इसका मान निकालना हो कि यार ये तीनों ने मिलके इस पे नेट फोर्स है ना, किधर लगाया, कितना लगाया, नेट बल कितना लगाया, किधर लगाया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं सुपरपोजिशन के नियम। ठीक है, उसको ये मानता है, ये फॉलो करता है। तो ये इसको धकेलेगा इधर, ये धकेलेगा इसको इधर, ये धकेलेगा इसको इधर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से आप इसको कैसे करेंगे ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कूलाम के नियम के हिसाब से सुपरपोजिशन के नियम को भी नियम का ये पालन करता है फोर्स। ठीक है ना, दो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा ये सुपरपोजिशन के नियम को मानेगा। ठीक है, या सुपरपोजिशन के हिसाब से इन किसी भी वस्तु पर, किसी भी चार्ज पर, किसी भी आवेश पर कई आवेशों की वजह से फोर्स आप निकालेंगे, बल निकालेंगे। यह संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब हो गया बच्चों, संरक्षी बल हो सकता है, ये संरक्षी बल, इसे संरक्षी बल बोलते हैं। संरक्षी बल का मतलब होता है बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे कंजर्वेटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं संरक्षी बल। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा बल जो गोल, अगर आप एक बार ऐसे गोल गोल घूम जाइए, किसी वस्तु को ऐसे गोल गोल घुमाइए, तो ऐसा बल जो एक पूरे राउंड ट्रिप में जो टोटल कार है, संपूर्ण कार का जो मान है 0 जूल आए, यानी कि 0 जूल आए, है ना। यानी कि एक राउंड ट्रिप में
ऐसा बल जो एक राउंड ट्रिप में, राउंड ट्रिप का मतलब जानते ना, एक बार पूरा गोल गोल घूम जाइए, उसे बोलेंगे राउंड ट्रिप। यानी कि आप गए लखनऊ, बस्ती से लखनऊ गए, या लखनऊ से दिल्ली गए, या मुंबई से अमेरिका गए, अमेरिका से फिर मुंबई आ गए, मुंबई से अमेरिका गए, अमेरिका से मुंबई आ गए, तो इसे बोलते हैं अंग्रेजी में राउंड ट्रिप। क्या बोलते हैं बच्चों? राउंड ट्रिप। तो ऐसा बल जो एक राउंड ट्रिप में टोटल कार्य क्या दे बच्चों? 0 जूल का दे, ऐसे बल को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। हिंदी में उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को संरक्षी बल, ठीक है ना, संरक्षी बल बोलते हैं बच्चों। यह संरक्षी बल है, इसलिए इस बल के प्रभाव में विद्युत क्षमता और स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आप कैपेसिटी बता सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का कितना, मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी आप बता सकते हैं। और दूसरा बच्चों यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का मतलब अंग्रेजी में होता है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे होता है। यानी कि इस चैप्टर में, इस पाठ में आप पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो कूलम्बियन फोर्स है, कूलम्बियन बल है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जहाँ भी एफ आपने कैलकुलेट करा है बच्चों, ये वाला फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है, संरक्षी है। तो यहाँ पे इससे एसोसिएट होता है, इससे हमेशा जुड़ा हुआ होता है स्थितिज ऊर्जा। ये धीरे धीरे समझेंगे आगे तब आपको समझ में आएगा, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है एक तरह से। दो आवेशों के बीच का जो बल है बच्चों, अन्य पड़ोसी आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ओह नहीं गड़बड़ नहीं किया है, सही है। क्या है ये? दिया है दो आवेशों के बीच का बल अन्य पड़ोसी आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि मान लीजिए दो आवेश हों, ऐसे देखिए, एक Q1 है आवेश, एक Q2 आवेश है, एक तो यहाँ पे Q3 आवेश आ गया। ये जो लाइन लिखा जा रहा है, इसको मान ले अगर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो बच्चों जो पांचवा वाला लाइन लिखा गया है, पांचवे वाला लाइन आपको समझाना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास 3 चार्जेज हों, 3 आवेश हों, Q1, Q2 एंड Q3। अब कहा जा रहा है कि शुरू में मान लीजिए आपके पास, आपने देखा हो Q1, Q2 कैसे एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे थे। तो बच्चों ये जो पांचवा लाइन है ये बता रहा है कि जब ये Q3 आपका नहीं था, जब ये Q3 आपका नहीं था तो Q1, Q2 सिर्फ थे। आपने Q3 को मान लो बाद में रखा हो यहाँ पे, तो Q1, Q2 के ऊपर जो पहले बल लगा रहा था, इस Q3 के आने के बाद भी Q1, Q2 पर उतना ही बल लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि Q1, Q2 पर बच्चों जो बल लगा रहा था पहले, जब यहाँ पे Q3 नहीं रखा हुआ था, तो Q1, Q2 पर जो बल लगा रहा था उसकी वैल्यू मान लीजिए F था। यानी कि Q1, Q2 को F बल से ऐसे धकेल रहा था। मान लीजिए शुरू में Q1, Q2 को F बल से धकेल रहा था, और वहीं पे Q2 भी Q1 को F बल से धकेल रहा था। ये शुरू में था जब आपके पास Q3 नहीं था। मान लीजिए ये, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये जब Q3 नहीं था, ये सिर्फ Q1, Q2 थे, तो ये दो आवेश एक दूसरे को इस तरह से धकेल रहे थे, ठीक है ना, F बल से धकेल रहे हैं दोनों एक दूसरे को। Q1 आवेश Q2 को धकेल रहा है F से उस डायरेक्शन में, उस दिशा में, इधर वाली दिशा में, और Q2 Q1 को धकेल रहा है F बल से इस दिशा में बच्चों। अब यहीं पे अगर मैंने बाद में Q3 रख दिया, अगर मैंने बच्चों बाद में Q3 रख दिया, तो पांचवा लाइन ये कहता है कि जब ये Q3 आप रख देंगे, तो जो शुरू में इन दोनों चार्जेस के बीच में, यानी कि दोनों आवेशों के बीच में F बल लग रहा था, वो F बल परिवर्तन अपना कोई भी मान बदलेगा नहीं। अपना ना दिशा बदलेगा, ना खुद का मान बदलेगा। यानी कि Q3 के आने की वजह से इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये पांचवा बिंदु बता रहा है, पांचवा लाइन आपको बता रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, नेट जो बल है, यानी कि टोटल जो फोर्स है बच्चों किसी एक चार्ज पे, वो चेंज हो जाएगा। टोटल जो बल है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन पहला वाला आवेश जो दूसरे वाले आवेश पे बल लगा रहा था, या दूसरा वाला पहले वाले आवेश पे बल लगा रहा था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो टोटल फोर्स है किसी एक चार्ज पे, उसका वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है।
दोनों आवेशों के बीच का बल अन्य पड़ोसी आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। कूलाम का बल माध्यम पर निर्भर करता है, जैसा कि हमने पीछे देखा था जब आप क्या कर रहे थे। जैसे मान लो शुरू में छठा लाइन क्या है, इसको जरा देखो। आपने शुरू में यहाँ पर इसे एयर में रख दिया, हवा में रख दिया बच्चों। Q1 Q2 को जब आप एयर में रख देंगे और दोनों के बीच में r डिस्टेंस था, तो इन दोनों के ऊपर जो बल लग रहा था वो F लग रहा था। कितना आ रहा था, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो रहा था बच्चों, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे जब आपने इसको किसी मीडियम में रख दिया, मान लीजिए एक मीडियम में रख दिया आपने बच्चों, तो जब मीडियम में रख देंगे तो बल आपका यहाँ लिख देते हैं, वहाँ पे आपने एयर में रखा, यहाँ पे आपने उन्हीं चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे, उतनी ही दूरी पर Q1 और Q2 को यहाँ पे आपने जब एक मीडियम में रख दिया बच्चों, यहाँ मान लीजिए एक मीडियम में रख दिया, अभी भी r ही डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के बीच में r ही डिस्टेंस है, लेकिन इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो गया। तो अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों आवेशों के बीच का जो बल है वो k टाइम्स डिक्रीज कर गया था, यानी कि फोर्स इन मीडियम बराबर हो गया F इन एयर डिवाइडेड बाई k हो गया। यानी कि जो एयर में ये शुरू में जो फोर्स लग रहा था, जो बल लग रहा था एयर में, जब आप बच्चे उठा के इन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रख देंगे जहाँ माध्यम का स्थिरांक, विद्युत स्थिरांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वो क्या है बच्चों, k है, तो जो फोर्स इन मीडियम की वैल्यू हो जाएगी F एयर बाई k हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, सिस्टम पर नेट बाहरी बल शून्य है, इसलिए सिस्टम का रैखिक संवेग संरक्षित रहेगा, F नेट बराबर 0 रहेगा। यानी कि ये जो स्टोरी इन्होंने बनाई है ये कहानी है, इसको हम आगे देखेंगे, इसका अभी कोई मतलब नहीं है, इसको अभी आप मत सोचिए ये क्या लिखा है, ठीक है। अब कूलाम के नियम बच्चों वेक्टर रूप में अगर देखेंगे, यहाँ आगे कुछ दिया हुआ है क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिया। वेक्टर नियम बच्चों देखेंगे तो सबसे खास बात क्या आपको समझना है कि कैसे r की वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें समझा दी गई हैं कि मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है बच्चों, है ना। अगर आपका Q1 यहाँ पे रखा है, Q2 यहाँ पे रखा है और R1 यानी कि पोजीशन वेक्टर अंग्रेजी में बोलते हैं, R1 R2 का पोजीशन वेक्टर दिया, मतलब Q1 Q2 R1 R2 दिया है बच्चों, पोजीशन वेक्टर दिया है किसका, चार्जेज का, क्लियर है ना। अब अगर कोई बोले कि ये जो वेक्टर फॉर्म है इसको लिखिए, तो आप वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर फार्मूला क्या होगा, 1 अपान मैग्नीट्यूड, तो पहले ही परिमाण जो है बल का वो ऐसे लिख देंगे 1/4। अगर ये एयर में रखा हुआ है, अगर ये पूरा एयर में हवा में रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा हुआ है या फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे सीधे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, इंटू क्या करेंगे बच्चों, ये जो r वेक्टर है इसका एक यूनिट वेक्टर होगा कुछ इस दिशा में, ठीक है, इसे बोल देंगे r कैप। क्या बोलेंगे बच्चों, r कैप हो जाएगा, वही r कैप आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब किसी ने पूछा यार ये r कैप क्या है बच्चों, r कैप को बोलेंगे यूनिट वेक्टर है क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है तो यहाँ लिखेंगे आप ये R21 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे आप लिख देंगे R21 का स्क्वायर लिख देंगे। ये क्या है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप हिंदी में देखिएगा क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ R21 वेक्टर, यानी कि जो सदिश राशि है, यानी कि पोजीशन वेक्टर है सेकेंड चार्ज का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि दूसरे आवेश का पहले आवेश की तुलना में जो पोजीशन वेक्टर है उसे ऐसे आप लिखेंगे R21, यूनिट वेक्टर ऑफ R21 बराबर क्या लिखेंगे, R21 कैप लिखेंगे। इसको निकालेंगे कैसे, इसका मान कैसे निकालेंगे बच्चों, R21 कैप बराबर लिखेंगे R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R21 वेक्टर, ये ऐसे इसका फार्मूला होता है बच्चों, क्लियर है ना, ये इसका फार्मूला होता है। यही आपको वहाँ चाहे यूज कर दीजिए, कुछ किताबों में सेम कॉन्सेप्ट को कैसे लिखता है इसको देखना है आपको। F21 बराबर आप लिखेंगे बच्चों, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 चार्ज ड्यू टू 1, यानी कि ये F21 है, इसका मान, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ये है,
F21 वेक्टर के टर्म में लिखना है तो ये पूरा लिखेंगे आप। इसको आप कैसे लिखेंगे इसके टर्म में, तो आप इसका फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे आप चुपचाप क्या लिख देंगे बच्चों, Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब लिख देंगे इंटू R21 वेक्टर लिख सकते हैं। चाहे ये लिख दीजिए, चाहे सिंपल ये लिख दीजिए। ये कूलाम के नियम हो गया, ये कूलाम का नियम हो गया वेक्टर फॉर्म में, यानी कि ये F21 लिखा। ऐसे ही बच्चों F12 लिखना है तो F12 कैसे लिखेंगे, ये इसके आगे वाली बात हो गई। F12 लिखना है बच्चों तो क्या लिखेंगे आप, F12 लिखना है तो कैसे लिखेंगे वेक्टर के टर्म में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये Q1 हो गया, Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप हो गया बच्चों। ये वेक्टर टर्म में हमने इसको लिख दिया। अब इसका पूरा डिटेल एनालिसिस अभी तो हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि R ये है बच्चों R12 कैप का डायरेक्शन, और ये जो हमने पहले बताया था ये R21 कैप का डायरेक्शन था। R12 कैप का डायरेक्शन इधर होगा, 12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की तरफ। R21 कैप का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की तरफ। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में कूलाम के नियम हो गए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका पता होना चाहिए। अच्छा यार चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ रहा है। ये भी हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसी सदिश राशि जिसका जो परिमाण हो 1 हो, लेकिन दिशा क्या हो, जो पुराना यानी कि जिसका आपने जिस सदिश राशि का आपने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखा है उसकी ही दिशा में उसका डायरेक्शन होगा या दिशा होगा। ठीक है, आप यहाँ से एक स्टेटमेंट और क्या लिख सकते हैं भैया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर है बच्चों माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये निगेटिव साइन के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं, आप समझ लीजिए। ये बस आपको इतना पता होना चाहिए, आपको इसमें पीएचडी नहीं करना है ना। पीएचडी जब करने वाला समय आएगा तो अभी हम बिल्कुल बोर्ड लेवल की बेसिक बात बता रहे हैं ताकि आपका बोर्ड क्लियर हो जाए। क्लियर है, फोर्स ऑन टू वेक्टर के टर्म में ऐसे आप लिखेंगे, यहाँ वेक्टर के टर्म में ऐसे आप लिखेंगे, और अगर दोनों के बीच में रिश्ता निकालेंगे, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो भैया फोर्स 1 पे जो आ रहा है दूसरे की वजह से वो बराबर हो जा माइनस फोर्स ऑन दूसरे पे विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाले की वजह से। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पीछे इसकी कहानी बताई डाली है आपको। यानी कि मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 और Qn की वजह से सभी पॉजिटिव मान लो चार्जेस होंगे, तो मान लो Q1 बच्चों Q0 को इस डायरेक्शन में धकेल रहा है F1 से, और Q0 को बच्चों इस डायरेक्शन में धकेल रहा है F2 से। सिमिलरली Qn बच्चों Q0 को धकेल रहा है Fn से इस डायरेक्शन में। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है आपसे, इसका नियम क्या है, जब कई आवेश परस्पर क्रिया कर रहे होते हैं, परस्पर क्रिया का मतलब कई सारे आवेश Q0 पे अगर बल लगा रहे हैं, इसे बोलेंगे परस्पर क्रिया कर रहे हैं, तो किसी दिए गए आवेश पर कुल बल अन्य सभी आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए सभी व्यक्तिगत बलों का सदिश योग होगा। यानी कि Q1 Q2 Qn मान लो कई सारे आवेश हैं बच्चों, Q0 पे सभी बल लगा रहे थे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो किसी ने पूछा यार Q0 पे टोटल बल कितना लगा, है ना, टोटल बल कितना लगा। आपको करना क्या है, इसमें Q1 की वजह से पहले Q0 पे कितना बल लग रहा है ये निकाल लेना है, यानी कि F1 निकाल लेना है, दिशा के साथ निकालना है। उसी तरह से Q2 Q0 पर कितना बल लगा रहा है, किस दिशा में लगा रहा है, उसका मान निकाल लेंगे और दिशा निकाल लेंगे। ऐसे ही करते करते Qn तक पहुंच जाएंगे। Q1 के बारे में भी देख लेंगे कि ये Q0 पर कितना बल लगा रहा है, किस दिशा में लगा रहा है। ठीक है, सो यहाँ से आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों कि भैया नेट फोर्स, देखिएगा ध्यान से, ये मैथ वाला गणित वाला बुद्धि है। नेट फोर्स ऑन Q0
ये बराबर किसके होगा बच्चों, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट बराबर कितना होगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन क्यू नॉट मैंने लिखा है ना। इसको आप लिखेंगे नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, मैथ में ये दोनों एक ही बात है। यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप क्यू नॉट पे टोटल बल निकालना चाह रहे हैं सभी आवेशों की वजह से, तो एक एक करके, यानी कि पहले सभी आवेशों को हटा दीजिए, एक आवेश को यहाँ रख दीजिए, देख लीजिए कि Q1 को किधर धकेल रहा है, कितने बल से धकेल रहा है। फिर दूसरा आप आवेश रखिए, बाकियों को हटा दीजिए, फिर देख लीजिए कि ये Q2 कितना बल से क्यू नॉट को धकेल रहा है और किस दिशा में धकेल रहा है। फिर Q2 को हटा दीजिए, फिर Q3 को रखिए, यानी कि सभी को हटा के तीसरा चार्ज रखिए। फिर तीसरे चार्ज की वजह से क्यू नॉट पे देखिए कितना बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है। ऐसे करते करते चले जाइए, Qn तक चले जाइए। Q1 को रख दीजिए, Q1 के पहले जितने चार्जेस रखे हुए थे सबको हटा दीजिए। Q1 की वजह से देख लेंगे कितना बल लगा क्यू नॉट पे और किस दिशा में लगा। फिर क्या करें, अब व्यक्तिगत रूप से आपने एक एक चार्ज की वजह से पहले क्यू नॉट पे आपने बल निकाल लिया। अब सबको रख के जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं ऐसे हमने खींच दिया। अब हमको पता है यार इस पे देखो F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, Fn लग रहा है, तो आपको क्यू नॉट पे जो नेट फोर्स आया, क्यू नॉट पे बच्चों जो नेट फोर्स आया, ऐसे लिखेंगे क्यू नॉट पे जो नेट फोर्स आया वो किसके बराबर होगा, F1 के बराबर होगा प्लस F2 के बराबर होगा। ऐसे करते करते S1 चले जाएंगे, Fn के बराबर होगा। ये आपको समझाता कौन है, ये स्टेटमेंट किसका है बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको समझाता है कि कई सारे आवेशों की वजह से एक आवेश पे अगर आपको बल निकालना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए छोटा सा सवाल है, क्यू नॉट, मान लीजिए ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये तीनों के तीनों फोर्स लगा रहे हैं, किस पे हमें निकालना है फोर्स। देखिए फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज बी, भैया नेट फोर्स बताना है बी पर कितना बल लगेगा। सबसे पहले हम इस फोर्स को बाद में देखेंगे, पहले छोटा सा सवाल आप करेंगे क्योंकि अभी तक कोई सवाल नहीं हुआ है। एग्जाम्पल अगर हम देंगे छोटा सा, मान लीजिए बच्चों ये आपका क्यू फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, सॉरी क्यू चार्ज या आवेश है, ये 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं बच्चों। किसी ने पूछा यार अगर ये एयर में रखा हुआ है तो दोनों के बीच में कितना बल होगा ये बताओ। आप क्या कहेंगे बच्चों, चलो हमको पता है कि फोर्स अगर निकालना है दोनों का मैग्नीट्यूड, परिमाण निकालना है बच्चों, तो फोर्स बराबर आप क्या फार्मूला लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², यही फार्मूला लिखते हैं। इतना न्यूटन का बल आना चाहिए। 1/4πε0 का मान आपको पता है। Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, मान लो हम वैल्यू दे दें बच्चों 2 कूलाम दे दें और इसका भी 2 कूलाम दे दें, 2 कूलाम का आवेश दे रहे हैं दोनों पे, है ना, 2 कूलाम का बच्चों आवेश दे रहे हैं दोनों पे, ये 2 कूलाम का है। तो दोनों के बीच में कितना बल लगेगा भाई, दोनों अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तो Q, ये 2 कूलाम इसको इधर धकेलेगा F से और ये 2 कूलाम इधर धकेलेगा F से, ठीक है ना। सो F बराबर क्या आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ है, इंटू Q1 Q2 की वैल्यू क्या आई है यार, Q2 है। Q1 Q2 की वैल्यू क्या आई है, 2 कूलाम इंटू 2 कूलाम। अच्छा यार R², R की वैल्यू बच्चों 2 मीटर दिया है, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे आप। देखिए ऊपर क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का मतलब 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर और नीचे भी 2 का स्क्वायर है, दोनों ऊपर भी 2 का वर्ग है नीचे भी 2 का वर्ग है, तो आप इसको काट देंगे बच्चों। ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगा दोनों आवेशों के बीच में। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा सवाल हो गया। अब हम इस सवाल को कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले आप पहले वाले आवेश की वजह से दूसरे वाले आवेश पे यानी कि बी पे जो आवेश रखा गया उसके ऊपर बल निकालेंगे। तो देखो ये अगर r डिस्टेंस की दूरी पर है तो बच्चों a b पर जो बल लगा रहा है उसका दिशा ये होगा। ठीक है, मान लेंगे हम कि ये जो a है b पे जो बल लगा रहा है उसका मान f है। सो f बराबर क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल पहले आप निकाल लेंगे q, b पर जो रखा हुआ ये a है ये b है, इस पे जो बल रखा हुआ मतलब बल लग रहा है f लग रहा है, ये r है मान लीजिए r का डायरेक्शन निकाल लेंगे। ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस है, इसको बच्चों मान लो x एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस है,
ये आपका वाई एक्सिस है मेरे भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ए बी पे बल लगा रहा है इस दिशा में, ठीक है, ए बी को धकेल रहा है इस दिशा में एफ बल से। तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर के टर्म में अगर लिखना चाहें, ये आर है, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान देने वाली बात है। हम लिखेंगे 1/4πε0 Q इंटू क्यू। देखिए दोनों चार्जेस का मान सेम है, Q इंटू क्यू करेंगे बच्चों तो Q स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखेंगे, R का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, R का वर्ग Q का वर्ग। अब अगर हम वेक्टर के टर्म में बात करें, सदिश राशि के टर्म में बात करें, तो ये एक्स एक्सिस पे फोर्स जा रहा है। एक्स एक्सिस पर लगने वाला फोर्स का जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, उसे लिखते हैं आई कैप से। ये हमारा आई कैप हो गया, ठीक है ना। अब हमने ए की वजह से बी पे जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स निकाल लिया। अब वहीं पे बी पर जो चार्ज है क्यू है, और जो सी पे चार्ज है बच्चों वो भी क्यू है, दोनों आर डिस्टेंस की दूरी पर अभी भी रखे हुए। अगर ये हमारा वाई एक्सिस हमने माना है, तो इस बार देखेंगे कि जो क्यू पे चार्ज है, सॉरी बी पे जो चार्ज आपने माना है क्यू, उसको सी वाला चार्ज बच्चों वाई दिशा में धकेल रहा है, अभी भी एफ बल से धकेल रहा है। परिमाण जो बल का रहेगा वो सेम रहेगा। तो फोर्स को अगर हम सदिश फॉर्म में लिखें, बल को अगर हम सदिश फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 1/4πε0 आएगा बच्चों, Q इंटू क्यू। भाई ये Q है, ये Q है, Q इंटू क्यू करेंगे Q स्क्वायर हो जाएगा, फिर से Q का वर्ग हो गया। अब R का नीचे वर्ग होता है, R स्क्वायर कर देंगे बच्चों, इंटू। अब देखिए बच्चों ये जो बल है ना, ये वाई दिशा में जा रहा है, हमने इसको क्या मान लिया, वाई दिशा मान लिया है। तो वाई दिशा में जाने वाले बल का यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, जे कैप होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम बच्चों, हमारे पास दो बल आ गए हैं, दो फोर्सेस आ गए हैं, किस पे, बी पर, चार्ज बी पे दो बल आ रहे हैं, एक वाई दिशा में आ रहा है, एक एक्स दिशा में आ रहा है। अब आपको नेट बल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भैया, लिखेंगे फोर्स यानी कि बल एट बी की जो नेट वैल्यू है वो क्या है भैया, फोर्स, ये मान लीजिए ए की वजह से है, बी पर ए ने कितना फोर्स लगाया है, और ये बी पर सी ने कितना फोर्स लगाया है, बी ए और बी सी आप लिखेंगे। तो बल बच्चों नेट फोर्स जो बी पे लग रहा है, ऐसे लिखेंगे, बी ए की वजह से बी पे जो फोर्स लगा है, प्लस बी पर सी की वजह से जो फोर्स लगा है। ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना, ये लिखने का तरीका है बच्चों। अब आपको करना क्या है, नेट बराबर क्या लिखेंगे, जो जो फोर्सेस आपने निकाला सबका मान रख देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे 1/4πε0 Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ आ गया बच्चों आई कैप प्लस ये हमारा फोर्स है। दूसरा फोर्स क्या है बच्चों, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये जे कैप हो गया मेरे भाई। देखिए 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आई कैप प्लस 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दोनों बल को आपने अलग अलग पहले निकाल लिया था, उसके बाद में जोड़ देना है। दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स इस पर कितना आया, इस पर हमने देखा था F इधर आ रहा है और ये F इधर आ रहा है। तो ये F की वजह मतलब दोनों चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स आएगा B पॉइंट पे कितना आएगा, किधर आएगा, उसका वैल्यू हमने निकाल लिया अलग अलग, अब जोड़ दे रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारा जो बॉक्स में हमने जो ब्रैकेट में हमने लिखा है, दोनों ही फोर्सेस में सेम सेम है बच्चों। सो यहाँ से आप लिखेंगे नेट फोर्स ऑन बी, नेट फोर्स ऑन बी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप लिख देंगे यार, ठीक है। अरे इतना समझ में आया क्या, अरे इतना समझ में आया क्या। ये बच्चों नेट फोर्स निकल गया बी पर कितना आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अगर देखेंगे बच्चों, बी पे जो नेट फोर्स आ रहा है उसका डायरेक्शन ये आ रहा है, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है बच्चों बी पे इस दिशा में आ रहा है। कैसे आएगा, क्योंकि दोनों बल का वैल्यू सेम है, दोनों 90 डिग्री पे बना रहे हैं। आई कैप जे कैप की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मॉड लेना होता है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। मॉड लेना होता है, मॉड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एफ नेट एट बी, एफ नेट एट बी, ये बराबर क्या आएगा बच्चों, आई कैप जे कैप का अगर स्क्वायर रूट लेने जाओगे तो ये 2 आएगा। इसको आपको करना होगा तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा यार, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू √2 हो जाएगा बच्चों। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है यानी कि परिमाण आ रहा है, जिसे आप परिमाण बोलते हैं, जिसे हम नेट बल मानेंगे, ये आएगा बच्चों √2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये परिमाण आ गया नेट फोर्स का। ठीक है, दिशा आपने देख लिया, परिमाण आपने देख लिया। अगर एंगल निकाले जाएंगे बच्चों तो ये एंगल 45 डिग्री आएगा, यहाँ से ये 45 डिग्री बनाएगा, यहाँ से भी ये 45 डिग्री बनाएगा। अब आपको सोचना है कि अगर आपको क्लास 11 का वेक्टर आता तो शायद ये और अच्छे से समझ में आता आपको। ये देखिए, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी इन द गिवन अरेंजमेंट्स। दी गई व्यवस्था में बी पर रखे गए आवेश पर कुल बल ज्ञात करिए। बी कहाँ है? देखो बच्चों यहाँ पे है बी। दोनों ही दो अलग अलग इसमें दो सवाल हैं। एक बार सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव थे और यहाँ पे एक बार सी पे जो आवेश रखा गया है उसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? निगेटिव आ गई। ठीक है, देखेंगे ध्यान से पहले फटाफट। ए बी आवेश को बच्चों इस दिशा में धकेलेगा। सबसे पहले ये बात हो रही है बच्चों, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है। ये मान लीजिए एल है, ये एल है, ये एल है, सब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है मेरे भाई। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है यार। यहाँ तक बात समझ में आया हो तो बात आगे करें यार। अब देखो बच्चों, ये ए वाला बी को बच्चों किधर धकेलेगा? इस दिशा में धकेलेगा। हमने मान लिया कि F1 बल से धकेला है इस दिशा में। वहीं पे जो कि सी पे जो चार्ज रखा हुआ है, जो आवेश रखा हुआ है, वो बी वाले आवेश को इस दिशा में ऐसे धकेल रहा है। देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। इस आवेश को बच्चों ऐसे धकेलेगा। ये F2 लगा दिया मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये अगर 60 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला भी जो कोण होगा वो भी 60 डिग्री का ही होगा, 60 डिग्री का होगा। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं अपोजिट एंगल। ये 60 तो ये भी 60। क्लियर है ना? यानी कि दो बलों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 60 डिग्री लग रहा है। तो F1 के बारे में बात करें, पहले F1 का मान निकाल लेते हैं। F1 बराबर क्या है बच्चों? देखिए F1 क्या है? ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है। ए और बी पे जो चार्जेस हैं उनका मान कितना है? Q और Q है। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? L है। तो कूलाम का जब नियम लगाएंगे, कूलाम के नियम के हिसाब से चलेंगे, तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालने फोर्सेस का। हमने दिशा तो निकाल ही लिया है, मैग्नीट्यूड निकालने बच्चों फोर्सेस का या बलों का। आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q का, यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर हो गया बच्चों। अब इसको आप K लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये K स्क्वायर बाई L स्क्वायर लिख दीजिए, KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर हो गया। ये F1 की वैल्यू बच्चों आई है यहाँ पे। ऐसे ही आप F2 लिख दीजिए। बच्चों देखो, ध्यान से देखेंगे तो इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है। डिस्टेंस दोनों के बीच में, यानी कि लेंथ दोनों के बीच में L है। दूरी कितनी है दोनों चार्जेस के बीच में? जो Q पे है, जो B पे है, L। चार्ज कितना है, आवेश कितना है? Q और Q है। तो दोनों के बीच में बल कितना लगेगा? KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। यही बल फिर से लगेगा, यानी कि KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। हम जब इस चीज़ को करते हैं, जब अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को पढ़ाते हैं, IIT मेडिकल वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू बच्चों F मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसकी वैल्यू F मान लेते हैं। तो ये भी हमारा F आएगा यार। अगर इसको हम F मान ले रहे हैं बच्चों, तो ये भी हमारा F है। ठीक है, दोनों का मान F हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे दोनों का नेट फोर्स पूछा है कितना आएगा, कुल फोर्स बताना है बी पे कितना आएगा। हमने तो इंडिविजुअल टर्म में निकाल लिया, लेकिन अगर नेट फोर्स निकाले जाएंगे तो दोनों देखो वेक्टर के टर्म में है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स बच्चों यहाँ पे आएगा कुछ F नेट आएगा ऐसे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसका मैग्नीट्यूड आपको परिमाण बताना है। और ये एक दूसरे से कितना एंगल बनाएगा? एंगल तो हमें समझ में आता है, अगर आपको थोड़ा ज्ञान है वेक्टर का
तो दो बल अगर एफ बल दोनों का है, दोनों का मान अगर सेम है दोनों फोर्सेस का, और दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री बना रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा, टोटल बल होगा, वो एक फोर्स से 30 डिग्री पर जाएगा। कितने डिग्री पे जाएगा? 30 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो हमने ये पढ़ा है कि भैया F1 F2 के बीच में अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ये ऐसे बन रहा है, तो दोनों का जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए यार? एफ नेट बराबर क्या आएगा? ये पढ़ा होगा, फार्मूला भी लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2। वही वेक्टर एनालिसिस जब पढ़ाया जाता है तभी आपको पढ़ाया जाता है ये। एफ नेट बराबर स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस थीटा बच्चों होता है। सो एफ नेट की जो वैल्यू आएगी, मान जो आएगा, F1 का वैल्यू हमने क्या माना? F। F2 का वैल्यू क्या है बच्चों? F। 2 गुणे F करेंगे cos 60। दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? दोनों सदिश राशियों के बीच में F1 F2 बल के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे cos 60। बच्चों cos 60 की वैल्यू 1/2 आता है, ध्यान देने वाली बात है। cos 60 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 1/2 आती है। तो अगर cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई बच्चों, यहाँ 1/2 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है बच्चों। ये 2 से ये 2 कट गया, सो ये क्या आ गया? देखिए यहाँ एफ स्क्वायर बचा, यहाँ एफ स्क्वायर, यहाँ एफ स्क्वायर, तो बच्चों ये आएगा 3f स्क्वायर आ गया। एफ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर जब निकालेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा f√3 या √3f हो गया। तो जो बल आया है, टोटल बल जो B पे आया है बच्चों, √3f। f का मान कितना है? kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर। k की वैल्यू अब रखना चाहे तो पूरा रख दीजिए। तो f का मान 1/4πε0 q स्क्वायर बाई l स्क्वायर है बच्चों। तो पूरा अगर आप यहाँ पे रख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 l स्क्वायर बच्चों। ये टोटल आपका बल आ गया। B पर टोटल कितना बल लगेगा इसका मान आपको मिल गया बच्चों यहाँ से। ठीक है, कितना बल लग रहा है ये आपको टोटल एफ नेट की वैल्यू आपको मिल गई बच्चा। एफ नेट बराबर √3f हो गया। √3 का मतलब √3 q स्क्वायर 4πε0 l स्क्वायर हो गया बच्चों। ये इस सवाल का जवाब है। ऐसे आपको करना होगा बोर्ड एग्जाम में। एनसीईआरटी जो आप अभी पढ़ रहे हैं, भले हिंदी में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में ये सवाल ऐसे आपको मिलेंगे। तो कैसे लगाओगे ये तरीका आप सीख लो तो आपको ये सवाल लगाना आ जाएगा। अब देख लो, ये जो दूसरा इसका पार्ट है बच्चों, इसका भी आंसर यही आएगा, लेकिन बल का जो दिशा अभी इधर जा रहा है ना, इस बार दिशा बदल जाएगा। बस यहाँ बल का डायरेक्शन आपका चेंज होना है, दिशा बदलना है। कैसे? देखिए बच्चों, जो सी पे है इसका जो नेचर अभी माइनस हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या करेगा? बी पे जो चार्ज है इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये बी वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। इसको मानेंगे हम लोग क्या? देखो Q1, Q क्या है? ये Q क्या है बच्चों? ये इसको धकेल रहा है ऐसे। ए पर जो चार्ज है अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी धनात्मक चार्ज है, ये बी वाले चार्ज को धकेलेगा। हमने पीछे माना है F1 इसकी वैल्यू। और वहीं जो सी पे चार्ज है बच्चों, ये F2 से अपनी तरफ इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसका मान हमने F2 माना है, यहाँ पे F2 दिख रहा है। इस बार दिशा बदल गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ना चार्ज का मैग्नीट्यूड बदला है भाई। Q यहाँ भी था, Q यहाँ भी है, यहाँ Q है, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ -Q हो गया। जैसे यहाँ मान लीजिए 2 कूलाम होता तो यहाँ -2 कूलाम हो गया। साइन सिर्फ बदला है, मान अभी भी वही है चार्ज का। तो बच्चा Q1 F1 F2 की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस दिशा में परिवर्तन आ जाएगा। इस बार जो दिशा हो रहा है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। दोनों फोर्सेस के बीच का जो डायरेक्शन, मतलब जो एंगल है बच्चों, ये 120 डिग्री हो जाएगा। कैसे? ये टोटल एंगल कितना बनेगा? 160 डिग्री बनेगा। ये 180, सर 180 बनता है,
दो लाइन के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। तो अगर ये 60 डिग्री है बच्चों, इसको हम थीटा मान लें, तो आप कैसे निकालेंगे ये एंगल, कैसे हमने 120 लिख दिया है, लिखेंगे थीटा प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। 60 डिग्री उधर जाएगा बच्चों, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 60 करेंगे कितना आएगा, 120 डिग्री। यहाँ पे लिख दिया है थीटा बराबर 120 डिग्री, ये वाला। ठीक है, समझ में आया। तो दोनों फोर्सेस F1 F2 के बीच में इस बार एंगल कितना आएगा बच्चों, 120 डिग्री आएगा। अब cos 120 की वैल्यू तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है बच्चों। cos 120 की वैल्यू क्या आती है, ये माइनस साइन 60 डिग्री के बराबर होगा क्या, ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा होगा क्या। cos 120 की वैल्यू कितनी आएगी, सोचो, सही है गलत है। अरे cos, इसको क्या लिख सकते हो, ये गलत हो गया है, ये अप्रोच गलत हो गया है। ये साइन 120 मतलब साइन 30 डिग्री वैल्यू होगी, ये आप इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं, ये माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, cos 120 निकाल लो या माइनस साइन 30 डिग्री निकाल लो, बात एक ही हो गई बच्चों। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आएगा इस बार। cos 120 की वैल्यू -1/2 हो जाएगा इस बार। cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 आता है। ठीक है, अब अगर एफ नेट का वैल्यू देखो बच्चों, ये मैग्नीट्यूड जो आएगा, जो वैल्यू आएगा F1 F2 का इतना ही आएगा। बस इस बार रिजल्टेंट अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले एंगल निकाल लेंगे कि दोनों बल के बीच में कितना एंगल है। हमको समझ में आया दोनों बल के बीच में जो एंगल है 120 डिग्री है। cos 120 की वैल्यू बच्चों -1/2 होता है। फार्मूला मैंने यहाँ बता दिया, इसका बेसिक फार्मूला अगर आपको पता नहीं है तो देखिए कैसे हमने ये करा है। cos 120 को आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं यार। cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री को आप लिखते हैं माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूला जनरली होता है ना, ये सिंपल फार्मूला है जिसके हिसाब से हम काम करते हैं। सो एफ नेट बराबर इस बार क्या लिखेंगे यार, एफ नेट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू फिर से F है, F2 की वैल्यू फिर से F है, प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू cos 120। cos 120 की वैल्यू क्या है यार, cos 120 की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है ना। cos 120 की वैल्यू -1/2 है। एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसे f² प्लस f² प्लस 2f इंटू एफ इंटू cos 120 डिग्री cos 120 डिग्री रखेंगे बच्चों। सो cos 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए f² प्लस f² प्लस 2 इंटू एफ बच्चों, f इंटू f² हो जाएगा माइनस, इंटू करेंगे माइनस किससे, cos 120 की वैल्यू -1/2 है बच्चों, तो लिखेंगे -1/2। अब ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे -f² आएगा। इसको लिखेंगे फिर से f² प्लस f² माइनस f² हो गया यार, एक f² कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, एफ नेट बराबर इस बार क्या आएगा, बी पे नेट फोर्स कितना आएगा, ये आ जाएगा √f², बाहर निकालेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। यानी कि माइनस साइन अगर आपने चेंज कर दिया बच्चों, अगर साइन आपने चेंज कर दिया तो फोर्स की वैल्यू घट गई। अगर आपने सी पे जो चार्ज रखा था उसका सिर्फ साइन चेंज कर दिया तो बी वाले पे फोर्स की वैल्यू घट गई, सिर्फ एफ आ रहा है। और जो डायरेक्शन होगा, अगर 120 का आधा लिया जाए बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा, तो एफ नेट इस बार कितना आएगा, एफ नेट की वैल्यू सिंपली एफ आई है, यानी कि क्या आया है 1/4πε0 Q²/L² आया। सिंपल इतना चार्ज आ रहा है, मतलब इतना फोर्स आ रहा है, लेकिन एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो जब माइनस चार्ज कर देंगे बच्चों तो ये इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। प्लस चार्ज का यहाँ पे मैंने सिखाया, इसी का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे यूज होना था, बस क्योंकि चार्ज का साइन उल्टा हो गया
इसलिए आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल अच्छे हैं, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन हमेशा बनाने की कोशिश करेंगे। फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर पॉइंट एज शोन। चित्र में दिखाए गए मतलब चित्र जैसे दिखाया गया उसके अनुसार केंद्र बिंदु P पर रखे गए आवेश, यहाँ थोड़ा सा चित्र में दिखाए गए, ये अनुसार वाली बात हटा दीजिए। यहाँ पे चित्र में दिखाए गए केंद्र बिंदु P पर रखे गए आवेश Q पर कुल बल ज्ञात करिए, है ना। दिखाए गए मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, नेट फोर्स की वैल्यू निकालिए। अब मान लीजिए ये Q है, ये Q है, ठीक है, एक Q ये Q ऐसे धकेल रहे हैं एक दूसरे को। तो मान लो ये नेट, ये क्या दिया गया है, Q यहाँ पे है ही नहीं, ये Q है। P पॉइंट पर रखे गए आवेश, ये बच्चों ये हमने अगर QQ यहाँ पे आवेश रख दिया है, ध्यान देने वाली बात है, लेकिन ये मिड पॉइंट पे है। मान लेंगे आप कि अगर ये दोनों शुरू में L दूरी पर रखे हुए थे, तो मिड पॉइंट का मतलब बीचों बीच रखना होता है बच्चों। L/2 इधर वाला दूरी हो गया, L/2 इधर वाला दूरी हो गया। ध्यान देना, चार्ज का ना नेचर बताया है, यानी कि प्लस है या माइनस है, तो आप प्लस हमेशा प्लस मानेंगे। देखो बच्चों, ये Q वाला चार्ज या आवेश इस कैपिटल Q को इस डायरेक्शन में धकेलेगा एक फोर्स F से, और वहीं पे ये Q इस कैपिटल Q यानी कि पॉइंट P पर जो आपने आवेश रखा है उसको धकेलेगा इधर से F से। अब क्योंकि दोनों आवेशों का जो मान है वो बराबर है, Q और Q, यहाँ भी आवेश वही है, यहाँ भी आवेश वही है, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B, सब जगह आप नामकरण कर दीजिए, तभी मजा आएगा आपको। A B C D। यहाँ पे बच्चों जो फोर्स लग रहा है किसकी, A पर जो आवेश रखा गया है, P पे जो आवेश रखा गया, इनके बीच में जो आवेश लग रहा, मान लेंगे हमने F की वैल्यू क्या आएगी जरा देखो। F बराबर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, यानी कि ये वाला A वाला कितने फोर्स से Q को धकेल रहा है, A पे जो चार्ज रखा है वो P पे जो चार्ज रखा Q है उसको कितने फोर्स से धकेल रहा है। तो आप लिखेंगे यार K का मतलब 1/4πε0। यहाँ K बराबर क्या मानेंगे, 1/4πε0, ये मान लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे भाई A पे कितना आवेश है, Q है, P पे कितना आवेश है, कैपिटल Q है। डिवाइड करेंगे कितना दूरी है भाई, L/2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, L²/4 आ जाएगा। 4 को ऊपर लेके जाओ, 4KQ × Q डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर आ गया। ये फोर्स आया है P पर ड्यू टू A आया है, P पर जो फोर्स रखा गया है किस आवेश की वजह से आया है, जो आवेश A पे रखा हुआ है। वहीं पे बच्चों आप लिखेंगे फोर्स ऑन P ड्यू टू B, यानी कि B पर जो आवेश रखा गया है वो P वाले आवेश पर कितना बल लगा रहा है। ये बराबर लिखेंगे बच्चों K इंटू, देखो B पे बच्चों आवेश कितना है, स्मॉल q है, B पे कितना आवेश है, कैपिटल Q है। डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, L/2 के स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। फिर से ये क्या आएगा, नीचे L²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 4KQ/L² हो गया यार। हम देख रहे हैं बच्चों कि भैया यहाँ फोर्स का दिशा अपोजिट है, यानी कि उल्टा दिशा है, लेकिन फोर्स का जो मान है, परिमाण है बच्चों दोनों फोर्सेस का, वो सेम है। तो अगर हमारे पास एक ये पेन है, जितने फोर्स से मैं इधर ऐसे खींच रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ, उतनी बल से इधर खींचूंगा तो ना पेन इधर जाएगा ना पेन इधर जाएगा। जब दोनों फोर्सेस का मान हमारा सेम होगा, दोनों बलों का मान सेम होगा, जितना इधर खींच रहे हैं जितना इधर खींच रहे हैं, यानी कि हम अगर इसको F4 से इधर खींच रहे हैं और इसको भी F4 से इधर खींच रहे हैं, तो देखिए इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, यानी कि ना इधर ये जाता हुआ नजर आ रहा है ना इधर आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, यहीं खींच रहे हैं, यहीं एज इट इज है, ठीक है ना। वही कहानी बच्चों यहाँ पे भी होगी। ये जो Q पे मतलब जो P पॉइंट पे आपने चार्ज रखा, आवेश रखा है, P बिंदु पर जो आपने Q आवेश रखा है, उस पर जो टोटल बल लग रहा है बच्चों वो 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? इक्वल एंड अपोजिट।
यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, इसलिए ये जो पॉइंट P पर बच्चों नेट फोर्स आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है ना। यहाँ भी वही सिचुएशन है, यहाँ देखो A वाला जो चार्ज है, A पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो P वाले चार्ज को इधर मान लो F4 से धकेल रहा है। वहीं पे जो B पर चार्ज आपने क्यों माना है वो इसको इस तरफ धकेल रहा है F4 से। मान लो बल की संख्या, मतलब बल का जो मान होगा वो बराबर आएगा तीनों चार्जेज की वजह से। और Q पे मतलब C पे जो Q चार्ज रखा है वो इसको ऐसे धकेलेगा। अच्छा, सब जगह हमारा बल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। लेकिन अगर देखें हम, एक बल दूसरे बल से 120 डिग्री का कोण बना रहा है, ध्यान देने वाली बात है, 120 डिग्री का कोण बना रहा है। और अगर आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा होगा, है ना, वेक्टर एनालिसिस में हमको पढ़ाया जाता है कि अगर किसी बिंदु पर कई सारे बल लगते हों और सारे बलों के बीच में बराबर बराबर कोण बनता हो, ध्यान सुनना, एक बिंदु पर अगर कई सारे फोर्स लग रहे हों, कई सारे बल लग रहे हों और सभी फोर्सेस के बीच में अगर सेम कोण बन रहा है, यानी कि 120 120 120 बन रहा है, तो बच्चों जो इन फोर्सेस का असर होगा, इन बलों का असर इस पॉइंट P पर होगा, इस बिंदु P पर होगा, वो 0 होगा। यानी कि यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगा। यहाँ पर भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 आएगा। और वही कंडीशन यहाँ पर भी होने वाला है। हमने जो भी पीछे स्टेटमेंट दिया है, पहले तो ये समझ लो, ये Q पे जो A पे जो चार्ज Q है ये P वाले चार्ज को इधर धकेलेगा F4 से, और वहीं पे जो C पे चार्ज रखा है आपने वो इसको इतने फोर्स से इधर भी धकेलेगा। फोर्स का मान बराबर है, फोर्स का मान बराबर है, तो ये इसको ऐसे कैंसिल कर देगा। वहीं पे जो B पे आपने चार्ज रखा है वो P पे जो चार्ज रखा है उसको इधर धकेलेगा। लेकिन Q पे जो चार्ज आपने D पे जो चार्ज Q रखा है वो इस चार्ज को बच्चों इधर धकेलेगा, उतना ही फोर्स से धकेलेगा। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ में आया। तो यहाँ भी हमारा नेट फोर्स बच्चों P पे नेट फोर्स की जो वैल्यू है बच्चों कितनी है, 0 है। यहाँ भी नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये जो सवाल है ये अच्छा सवाल है, इस पे भी क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम वाली बात नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे चीज़ें हो गई, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।